नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप, दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर पड़ा असर। भारत का एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं, सरकार ने महत्वपूर्ण सेवाओं में आई रुकावट समाधान के लिए तुरंत उठाए कदम। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी, सॉल्वर गैंग में शामिल होने के आरोप में रांची रिम्स की छात्रा गिरफ्तार। पटना कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल भी सील। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा महिलाओं पर अत्याचार, चोरी के आरोप में हावड़ा में एक महिला का बाल काटकर बनाया वीडियो वायरल। टीएमसी का करीबी है आरोपी, बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, पहचान बदलकर यूपीएससी की तय समय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज परीक्षा देने का मामला। दिल्ली पुलिस ने जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत दर्ज किया केस। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य की, कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला। उत्तराखंड में भी निर्देश जारी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण, राष्ट्रपति ने प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। भारतीय थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख सम्मानित, परम विशिष्ट सेवा पदक और उत्तम युद्ध सेवा पदक किए गए प्रदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में जलवायु शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंसक प्रदर्शन, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 50। भारत ने हालात पर जताई चिंता, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद हालात पर बनाए हुए हैं नजर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की विभिन्न सेवाओं में आई दिक्कतों ने आज पूरी दुनिया में अपना असर दिखाया है। विमानन कंपनियों के यात्री हों या बैंकिंग सेवाएं पाने वाले ग्राहक, हर कोई आज इसके चलते परेशान हुआ है। कई जगहों पर शेयर बाजारों के कामकाज पर भी असर दिखा। राहत की बात रही कि भारतीय शेयर बाजार इस परेशानी से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि सभी 365 ऐप्स और सेवाएं बहाल कर ली गई हैं। शुक्रवार की सुबह अचानक माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में हड़कंप मच गया। हजारों विंडोज सिस्टम में ब्लू स्क्रीन एरर के चलते एयरलाइंस, बैंक, मीडिया आउटलेट्स समेत दूसरे कई क्षेत्रों की सेवाएं बाधित हो गई। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भुगतान प्रणालियों पर भी असर देखा गया। कुछ माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में भी भारी व्यवधान आया। कई अमेरिकी राज्यों में सैकड़ों सेवाएं बाधित हुई हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्काई न्यूज को ब्रिटेन में थोड़े समय के लिए अपना प्रसारण तक रोकना पड़ा। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हुई। इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को खासी परेशानी हुई। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और यहाँ पे भारी भरकम लाइन लगी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटेज हुआ है उसके चलते लोगों को खासी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली वन हैंड बैग ये दिखा रहा है, लेकिन सेल्फ चेकिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सेल्फ चेकिंग हो पाएगा? प्लीज कॉन्टैक्ट द कस्टमर सर्विस, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटेज हो रहा है इसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी भरकम भीड़ लगी है। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे भारी लाइन भी हो रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है?
दिक्कत टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये डीजी यात्रा जो है यहाँ पे बहुत फेमस है एयरपोर्ट के T3 में, लेकिन इस वक्त डीजी यात्रा भी बंद है, वो चल नहीं रहा। वहां पे डीजी यात्रा का एंट्री होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्री का अलग पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पे स्कैनिंग होती थी, लेकिन आज यहाँ पे स्कैनिंग भी नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए सरकार ने तुरंत ठोस कदम भी उठाए। सरकार ने प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, पानी और भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिया कि एयरलाइंस और हवाई अड्डे के अधिकारी यात्रियों को उनकी उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें और साथ ही आवश्यक सहायता भी दें। दुनिया भर में इस आईटी आउटेज के लिए क्राउड स्ट्राइक नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी को जिम्मेदार बताया गया। क्राउड स्ट्राइक ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह समस्या उसके सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण हुई। इस सॉफ्टवेयर को हैकिंग या साइबर हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्राउड स्ट्राइक के संस्थापक जॉर्ज कुर्ट्ज ने एक्स पर लिखा, समस्या की पहचान कर ली गई है और समाधान मिल गया है। ये कोई साइबर हमला नहीं है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और हार्डवेयर को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूं तो कुछ भी गड़बड़ होगी, सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। खास बात यह रही कि भारत का एनआईसी नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने महत्वपूर्ण सेवाओं में आई रुकावटों को तुरंत हल करने के लिए त्वरित कदम उठाए। साथ ही सरकार ने जरूरी तकनीकी परामर्श भी जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि उनका मंत्रालय वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उनके सहयोगियों के साथ संपर्क में है। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में यह भी बताया गया कि क्राउड स्ट्राइक एजेंट फॉल कंसेंसस से जुड़े विंडो होस्ट में आई समस्या के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उत्तरदायी आसूचना ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने देश भर की खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एमएसी को अंतिम रिस्पॉन्डर सहित विभिन्न हितधारकों के बीच प्रोएक्टिव और रियल टाइम कार्रवाई योग्य जानकारी साझा करने के लिए एक मंच के रूप में सतत काम करना जारी रखना चाहिए। गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एमएसी फ्रेमवर्क अपनी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बड़े तकनीकी और ऑपरेशनल सुधारों को लागू करने को तैयार है। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से त्वरित प्रतिक्रियाओं और साझा की गई जानकारियों के एग्रेसिव फॉलोअप के माध्यम से इन प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। नीट पेपर लीक मामले की जांच रांची तक पहुंच चुकी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने रांची के रिम्स से फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पटना की एक अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने सुरभि कुमारी का मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीबीआई ने सील कर लिए हैं। वहीं हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो उनके सामान को हाथ न लगाएं। मेडिकल की छात्रा सुरभि एमबीबीएस 2023 बैच के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। वो रामगढ़ की रहने वाली हैं।
नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को ये जानकारी मिली थी कि रांची के रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी सॉल्वर गैंग में शामिल हैं। जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की देर रात सीबीआई की टीम ने रिम्स हॉस्टल में दबिश दी और सुरभि को अपने साथ ले गई। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकल के छात्र सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और इसके एवज में पैसे मिलने की बात स्वीकार कर ली है। सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्न पत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। पंकज ने चुराया गया प्रश्न पत्र हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस के संचालक राजू सिंह को उपलब्ध कराया था और उसके बाद ये पेपर पटना भेजा गया था, जहां हॉस्टल में रुके चुनिंदा अभ्यर्थियों को रातों रात प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पटना एम्स डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. पॉल ने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के साथ बैठक की है। बैठक में गिरफ्तार सभी 4 छात्रों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है। सीबीआई अरेस्ट किए हैं, ये सच है। सीबीआई भी हमें इंफॉर्मेशन दिए हैं कि हमारे जो 4 स्टूडेंट्स डिटेंड हुए थे ये फॉर्मली अरेस्टेड हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअली लिखित आकार से हमें मिला नहीं। ये ऐसे व्हाट्सएप मैसेज मुझे दिए हैं। मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर इशू होता है इसका हमें कॉपी दे दीजिए। ये कॉपी एक्चुअली अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। और उसके बाद एक्चुअली जब हमें ये खबर मिला कि ये अरेस्टेड हुए हैं और जुडिशियल कस्टडी में इनको सौंपे हैं, सीबीआई ने सौंपा है, तो उसके बाद एक्चुअली हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मीटिंग हुआ था। इसमें डिसीजन था कि स्टूडेंट्स कैन बी सस्पेंडेड, बट सब्जेक्ट टू अगेन द लीगल ओपिनियन जो हम लिए, जब तक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आता है, हम ये सस्पेंशन जो ऑर्डर हम जो डिसीजन लिए हैं ये ऑर्डर को हम स्थगित रखते हैं। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यूपीएससी की शिकायत पर आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी और विकलांगता अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यूपीएससी ने उनके दस्तावेजों की जांच में पाया कि उन्होंने अपनी पहचान के विवरण में बदलाव करके धोखाधड़ी की थी। ऐसा करके उन्होंने परीक्षा में शामिल होने के अवसरों को बढ़ाया था। आयोग ने साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ध्यान रहे कि पूजा खेडकर पर पिछले दिनों बहुत से आरोप लगे थे। उन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा करने समेत फर्जीवाड़े के कई आरोप हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए पूजा खेडकर की ओर से जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। अब यूपीएससी ने जांच के बाद पूजा मामले में और भी कई अनियमितता पाई हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने समारोह में 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 2 वॉर 2 अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। वहीं भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी के अलावा कई सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में BFSI शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी में निवेश की जरूरत पर बल दिया। RBI गवर्नर ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में वित्तीय परिदृश्य संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को भी सराहा। Banks and financial institutions, NBFCs and others have a critical role in taking India to the next phase of economic growth. I can assure you, and I would like to emphasize and stress that overall our financial sector consisting of banks, NBFCs and other entities, overall they remain robust. Overall, there has been considerable improvement in governance, in risk management, in compliance, or in discharge of assurance functions in all these financial entities in the recent years. But we still see outliers here and there. It is our endeavor to see that, compliance is ensured, there is better risk management, and there is, improvement in their governance. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। डिजिटल स्वास्थ्य, नवाचार और समाधान में सहायता करने के लिए राजधानी दिल्ली में CII डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मंथन किया गया। वहीं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके भविष्य को लेकर भी गहन चर्चा की गई। स्वास्थ्य सम्मेलन में देश दुनिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, शोधकर्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके उपयोग पर देखिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पिछले 10 सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में मूलभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य के तहत स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे निचले स्तर तक पहुंचाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सभी की पहुंच में लाने के लिए आज टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण मंथन के लिए राजधानी दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरे डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में जहां चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मंथन किया गया, वहीं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके भविष्य को लेकर भी गहन चर्चा की गई। इस स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हस्तियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। तीसरे डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र शामिल रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपूर्व चंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगले 1 दशक के दौरान ये स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकता है। इसका सबसे ज्यादा यूज केस ही हेल्थ के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक से लेकर जैसे हमने कुछ एरियाज में डिजिटल रेटिनोपैथी में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब टीबी के लिए क्या हम कफ को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस आए हैं जिसमें एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे हम फील्ड में कर सकते हैं और उसको AI से हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि उसमें टीबी है या नहीं है, या टीबी की संभावना है, और अगर संभावना है तो आगे फिर हम डिटेल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को इस तरह की सहूलियत है, क्योंकि हमारे यहाँ रिमोट एरियाज में, रूरल एरिया में हेल्थ केयर
उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल रहता है, वहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई को लागू करने की दिलचस्पी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। डिजिटल हेल्थ के द्वारा सेवाएं हुई, कोविड में आपने खास कर देखा, अभी जैसे मालूम है इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में यूविन के को डेवलप कर लिया गया है, उसको भी रोल आउट करेंगे। टेलीमेडिसिन है, ई संजीवनी है, टेलीमानस है, और ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स में डिजिटल सिस्टम को यूज़ करके प्राइवेट में, गवर्नमेंट में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई विजडम से, उस नॉलेज से, इस नई टेक्नोलॉजी विद इन डिजिटल हेल्थ में आके एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन अब सामने दिखना शुरू हो रही है। CII डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 में लोगों के आकर्षण का केंद्र रही AI रिया। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से लैस रिया ने अपनी इंटेलिजेंस से न सिर्फ मनुष्यों की तरह लोगों के सवालों के जवाब दिए, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े सभी मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। Next 2 to 3 years, the most transformative digital health innovation will be the integration of advanced humanoid robots in healthcare. These robots will enhance patient care through personalized assistance and 24/7 monitoring, improve efficiency by handling administrative tasks and aiding in diagnostics, and expand access to healthcare via telemedicine and language adaptability. In developing nations, they will optimize resources and support healthcare worker education. Overall, humanoid robots will revolutionize healthcare delivery, making it more efficient, accessible and patient-centric globally. बहरहाल आज भारत न केवल देश के हर कोने में उच्चतम सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र बना रहा है, बल्कि समय के साथ साथ इसके इंटेलिजेंस की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज सरकारें और तकनीकी कंपनियां स्वास्थ्य पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना निवेश बढ़ा रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल के विकास के कार्यक्रम भी देश में लगातार लागू कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल परिवर्तन हुए। कई ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही हैं, उसके लिए लगातार सरकार ने कार्य किया है और एक नई टेक्निक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे और सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का रोल खासा अहम माना जा सकता है। इसको लेके दिल्ली में आयोजित 3rd डिजिटल हेल्थ समिट जो है खासा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में स्वास्थ्य की तस्वीर होगी उसमें ये माना जा सकता है कि सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए एआई अपना खासा एक अहम रोल निभाएगी। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सबसे अधिक समय तक विरासत और परिवारवाद की राजनीति गांधी और नेहरू परिवार की मानी जाती है। उसके बाद अन्य परिवार राजनीति में इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर राज्य में जिस परिवार का कोई बड़ा नेता है, वहां उस परिवार के बाकी सदस्यों को विरासत में राजनीति मिल जाती है। राजनीति में राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना योग्यता का मुख्य मापदंड हो गया है। परिवारवाद के चलते योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं। परिवारवाद के चलते सच्चे लोकतंत्र में बाधा पहुंचती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही। पार्टी में नेहरू गांधी परिवार की प्रमुख स्थिति ने कांग्रेस को भारतीय राजनीति में भाई भतीजावाद की पहचान दी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपने बेटे को उदयनिधि को जल्दी ही उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपने बेटे और राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि को जल्दी ही उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्टालिन के 22 अगस्त को अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले
उदय निधि को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब स्टालिन के पिता एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तो वर्ष 2009 में स्टालिन को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़े नेता के रूप में उभरे। डीएमके सूत्रों ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उदय निधि पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उदय निधि को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की तैयारी थी, लेकिन कल्लाकुरिची शराब घटना के कारण द्रमुक एवं स्टालिन ने अपने बेटे उदय निधि को उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना टाल दी थी। उदय निधि सनातन धर्म के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उदय निधि के उप मुख्यमंत्री बनाने की खबर के बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आजादी के बाद देश को जिन वजहों से सर्वाधिक नुकसान हुआ उनमें परिवारवाद की राजनीति भी रही है। राजनीति में वंशवाद की बुनियाद सबसे पहले कांग्रेस नेता और देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। कांग्रेस में पंडित नेहरू से शुरू हुई वंशवाद की परंपरा इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से होते हुए अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच चुकी है। मुलायम सिंह के परिवार को यूपी ही नहीं देश में सबसे बड़े सियासी कुनबे के रूप में जाना जाता है। मुलायम परिवार के 25 से भी ज्यादा लोग राजनीति में सक्रिय हैं। मुलायम ने सिर्फ अपने बेटे, भाई, भतीजे, बहुएं, पोते सभी को राजनीति में आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का है। मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वालों में शिवपाल सिंह यादव का नाम आता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में परिवारवाद का खूब बोलबाला रहा है। जब कभी भी कश्मीर की राजनीति का जिक्र किया जाएगा तो उसमें अब्दुल्ला परिवार का नाम जरूर शामिल होगा। ब्रिटेन में जन्मे उमर अब्दुल्ला को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। आरजेडी में परिवारवाद और वंशवाद की परंपरा की लंबी फहरिस्त है। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा और दामाद शैलेश तक देखने को मिलते हैं। झारखंड में राजनीति में परिवारवाद में शिबू सोरेन परिवार सबसे आगे है। झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू 3 बार सूबे की सत्ता के शीर्ष पर रहे। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और ठाकरे परिवार परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। परिवार के सदस्य अजित पवार भी राजनीति में आ चुके थे। शरद पवार के बाद अजित को ही एनसीपी प्रमुख पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। महाराष्ट्र की सियासत बिना ठाकरे परिवार के पूरी नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में है और शिवसेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी सक्रिय राजनीति में हैं। बाला साहेब के पोते आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। भारतीय राजनीति से वंशवाद का अंत होता नहीं दिख रहा। साल 1962 के बाद से लेकर वंशवाद जारी है और इसके अभी खत्म होने की संभावना भी नहीं दिख रही। ये देखने में आया है कि जिस परिवार से कोई एक बड़ा नेता हो गया वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसी में खींच लेता है, जिसके कारण राजनीति को वंशवाद और परिवारवाद से निजात नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब खेल जगत की कुछ अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स रैप। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खेल को आगे ले जाने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में आयोजित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत के साथ ही हम खेल की दुनिया में टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी के विजन के तहत ही संभव है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों से #cheer4bharat के साथ खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने की भी अपील की। पेरिस ओलंपिक की व्यापकता को देखते हुए फ्रांस ने भारत सरकार से K9 की टुकड़ी की मांग की थी। ITBP, CRPF, NSG, SSB सहित विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 10 K9 12 अगस्त तक 1 महीने के लिए पेरिस में रहेंगे। इन्हें 10 जुलाई को पेरिस रवाना किया गया था। ये सभी ओलंपिक स्थलों और आयोजनों की सुरक्षा संभालने वाले फ्रांसीसी अधिकारियों की निगरानी में सूंघने और गश्त करने का काम करेंगे। BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे में जहां रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे तो वहीं T20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है।
वनडे में विराट कोहली के ब्रेक लेने की भी खबर पर पूर्ण विराम लग गया है। विराट कोहली को श्रीलंका दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय के पेरिस में रहने के दौरान उनके ट्रेनर रोहन जॉर्ज मैथ्यूज का खर्च उठाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रणॉय एकल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम ताजा जारी रैंकिंग में 124वें नंबर पर कायम है। रैंकिंग में पिछले साल दिसंबर से भारत का खिसकना जारी है। भारतीय फुटबॉल टीम एशिया में 22वें नंबर पर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।